की आवाम के कल्याणार्थ कार्य किए जा सके। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों राष्ट्र तरक्की की राह पर आगे बढ़े। तो उसने कारगिल, बटालियन, द्रास, तुर्तुक ऐसी जगह, ऐसी सेक्टर्स, ऐसी दुर्गम पहाड़ियां जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है। कल्पना कीजिए -60। मध्य प्रदेश का कोई ऐसा नहीं है जहां पर माइनस में टेम्परेचर जाता है। 3-4 डिग्री 5 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और 4-5 डिग्री जाने के बाद लोग बिस्तरों से निकलना नागुजार समझते हैं, बिस्तरों में पड़े रहते हैं, बिस्तर से नहीं निकलते। लेकिन आपके गांव के, शहर के, प्रदेश के, देश के बेटे और बेटियां उसी -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के अपने कर्तव्य और दायित्वों का इसलिए पालन करते हैं ताकि ये देशवासी चैन की नींद सो सके और अपने कैरियर को, अपने जीवन को उन्नत कर सके। ये इसलिए और ये जब ये समस्या, चुनौतियां है ना, ये चुनौतियां हमें जीवन में डराने के लिए नहीं, हमें जीवन में कायर बनाने के लिए नहीं, हमें छुपने के लिए नहीं, बल्कि ये चुनौती होती है। इन चुनौती से लड़ने के कारण हम अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा का अगर इस्तेमाल करें तो यही चुनौतियां अवसर में परिवर्तित हो जाती हैं। अब सर्दी का मौसम आने वाला, चल रहा है सर्दी का मौसम। जितना सर्दी का मौसम बढ़ेगा आपका व्यापार भी बढ़ सकता है, आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है। आपने अगर थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़ी सी आपने हौसला रखा, क्योंकि जब सर्दी होगी तो लोग घरों से जल्दी नहीं निकलते हैं, नहीं निकलते ना। तो आप निकलेंगे तो लोगों को आप नजदीक जाकर के मिल सकते हैं, आपके क्लाइंट आपके बहुत नजदीक मिलेंगे। आप उनको अपनी बोली से, अपने व्यवहार से उनको इतना प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको जो प्रभावित कर रहे हैं उनके जीवन को सिक्योर कर रहे हैं, उनके परिवार को सिक्योर कर रहे हैं। इसलिए तो बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में पड़ी हुई है। बस थोड़ा सा हिम्मत दिखाने की जरूरत है। बार बार कह रहा हूँ कि हिम्मत दिखाने की जरूरत है। सर्दी, गर्मी, बरसात ये हमारे रुकावटें नहीं है, चुनौती नहीं है, बल्कि ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने के एक नए आयाम हैं जिनमें हम बढ़ सकते हैं। लोग हमें बहुत करीब से मिल सकते हैं। तो ये चुनौतियां तो चलेंगी जीवन में। इन चुनौतियों को ही पार करके जो जीवन को जी रहा है वही तो अपने जीवन को एक चमकता हुआ जीवन या एक खुशहाल जीवन बना पा रहा है। तो ऐसे ही आपको ये पिक्चर देखी होगी, आपने देखिए ये पिक्चर देख करके आज तक सिर्फ मन के अंदर एक ही भाव आया होगा कि महाभारत का युद्ध क्षेत्र है और वहां पर कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन को सबसे बड़ी सीख देता है। ये चित्र बताता है, समझाता है, कहता है कि जब इंसान हताश और निराश हो जाए, मन हथियार डालने पर विवश हो, तो अपने जीवन की डोर अपने जीवन के साथी को सौंप देनी चाहिए। क्योंकि इस चित्र में जो दिख रहा है, अर्जुन जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, सबसे बड़ा धनुर्धर, वो भी एक समय ऐसा आया कि उसने अपने हथियार डाल दिए, धनुष बाण डाल दिए, लेकिन अपने जीवन की डोर अपने जीवन के साथी, अपने सखा, अपने मित्र कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, देखा भी है कि एक अकेले अर्जुन से किसी सारथी ने 11 अक्षौणी सेना के ऊपर विजय दिला दी थी। 11 अक्षौणी सेना। और मेरे नौजवान साथियों, आपके जीवन के साथी कौन है? पेरेंट्स के सिवा आपका कोई साथी नहीं हो सकता। पेरेंट्स ही आपके जीवन के साथी हैं। और बच्चों, मैं आपको सच कह रहा हूं, कितनी बड़ी मुसीबत बाधाओं में गिर जाना, अगर अपने पेरेंट्स के साथ जाकर के उन समस्याओं का आपने जिक्र किया,
आपके पेरेंट्स आपको हर समस्या से निकाल करके आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। तो ये हर वर्ग हर स्तर के लोगों के लिए भी है। अगर आप SBI लाइफ के जो एम्प्लॉयर हैं, SBI लाइफ मित्र हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपके साथ आपके जो छोटे कमांडर हैं, ब्रांच हेड हैं, डिप्टी ऑफिसर हैं, इनसे जाकर के मुलाकात करो। तो ये आपकी आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करके आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ECG कराए, कभी कराए ECG? नहीं कराए। ऐसे ऐसे होता है उसको। वो क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि हार्ट बीट चल रही है और इंसान जिंदा है। अगर लाइन अगर ऐसे आ गई तो गया इंसान। लेकिन वो भी हमारे जीवन को बहुत बड़ी सीख देती है। जो थोड़े दूर चलने के बाद रुक जाते हैं, मैं उनके लिए इन चीजों को कह रहा हूं कि वो साइंस भी कह रही है कि हर इंसान का जीवन एक सरल सुगम रेखा के समान नहीं है। इंसान का जीवन ऊंचाई और नीचाई, कठिनाई और समस्याओं से परिपूर्ण है। और जो इंसान इन ऊंचाई और नीचाई, कठिनाई और समस्याओं से लड़ रहा है, वही तो जीवित है, बाकी तो सब बंधक के समान है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी ने 2 लाइन बड़ी अच्छी लिखी इंसानों के लिए कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धाराएं प्रतिकूल न हो। सीधी सीधी रोड पे तो सब चले जाए, लेकिन ऊबड़ खाबड़ होगी, वहां से आपको अपने जाना है, उस रास्ते को पार करना है, तब तो आपका संघर्ष है, तब आपकी सामर्थ्य है, तब आपकी उस क्षमता और योग्यता का आभास होता है। तो ऐसे ही इतनी -60 डिग्री टेम्परेचर और इस तरह की परिस्थितियां, तो उसने पाकिस्तान के जनरल ने ऐसी पहाड़ियों के ऊपर ही अपनी फौज का डिप्लॉयमेंट कर दिया। और ये वो पहाड़ी, ये कोलोनिंग पहाड़ी, कोलोनिंग शायद आप जानते नहीं, लेकिन आपने कारगिल वॉर मेमोरियल की पिक्चर देखी होगी। कारगिल वॉर मेमोरियल की पिक्चर के पीछे की तरफ जो पहाड़ी दिखती है, ये वही पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था, 22 दिन। और 22 दिन के दौरान 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर इन पहाड़ों पर बम्बारमेंट करने के लिए आए। और 28 मई का वो दिन, वो पल, वो घड़ी मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे वो अभी वो घटना घटित हो रही हो। शाम का वक्त था, 3 अटैकर हेलीकॉप्टर फायर करने के लिए आए और पाकिस्तान की फौज ने लास्ट वाला हेलीकॉप्टर अपनी गाइडेड मिसाइल से वहीं पर गिरा दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा ये हेलीकॉप्टर गिरता हुआ, जलता हुआ। इसी में मां भारती का वो बेटा अजय आहूजा, वो भी इसमें इस हेलीकॉप्टर के साथ जलकर के मां भारती की गोद में सो गया। इस पहाड़ी पर लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फौज ने पहली सफलता के रूप में ये 2 लॉलीपॉप पुनः प्राप्त किया। अभी कुछ दिन पहले महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में अजमेर में गया, वहां के एक प्रोफेसर साहब ने सवाल जवाब किए। बोला सर सिविलियन और फौजी में क्या फर्क है? सर एक फर्क लगता है मुझे। बोला वो क्या है? सिविलियंस को कोई उपलब्धि, कोई सफलता मिल जाती है तो सिविलियंस 10 दिन तक फिर काम नहीं करता है, वो इंजॉयमेंट करता है, वो पार्टियां करता है। लेकिन फौज ऐसा नहीं करती है। फौज अपनी सफलता, अपनी उपलब्धि का कुछ पल के लिए जश्न मनाती है
और उस उपलब्धि, उस सफलता को फूट की ठोकर मार करके 4 कदम आगे कर देती है, ताकि सैनिक हमेशा कार्यरत रहे, संघर्षरत रहे और उस सफलता को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर वापस मेहनत करने लग जाएं। तो इसी तरह से, क्योंकि ये मैंने देखा है ना कि आपका डिप्टी आरएम जो क्लब होते हैं, फिर आप आरएम क्लब में पहुंचने के बाद अरे बहुत हो गया, अब नहीं करना। आरएम क्लब हो गया तो क्या हुआ, उसको मारो ना ठोकर आगे, जाओ ना उसमें एमडी क्लब में। एमडी क्लब हो गया, अरे बहुत हो गया, आप नहीं करेंगे, उसको भी ठोकर मारो, जाओ आप प्रेसिडेंट क्लब में। तो इस तरह से आप अगर हर साल इस तरह से रहोगे तो संघर्षरत रहोगे, मेहनत करते रहोगे और मेहनत करने की ये लगन आपके जीवन प्रिय उत्साह और जोश से भरती रहेगी। हमें फौज ने जश्न मनाया इस पहाड़ी को प्राप्त करने का, लेकिन अगले ही दिन एक बड़ा लक्ष्य हमें दे दिया। वो लक्ष्य था टाइगर हिल, जो कि द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट, जो बर्फ पर बर्फ से ढकी रहती थी। हाइट ज्यादा थी तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा था, वो दूर तक देख सकता था, तो दूर तक वो मार भी सकता था। ऐसी पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का पुनर्गठन हुआ, जिसको सिविल भाषा में कमांडो टीम कहते हैं और फौजी भाषा में घातक प्लेटून कहते हैं। मेरे नौजवान साथी जो बड़ी देर से मुझे टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आ गया है, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। आप लोगों की तरह एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान और जवान का बेटा हूँ। मेरी कोई अलग से पहचान नहीं, लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अपने तक पहुंचाना। हम 15 में से 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे और उसी काम से हमारी पहचान बनी। उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनको इस कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और उस टीम को इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करना था। हाइट ऊंची थी तो दूर तक देख सकते थे और बहुत सारे लोगों की मानसिकता भी बन गई है, अरे फौजी है तो मरने के लिए तो है, लेकिन इनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूं, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। तो हम वहां मरने नहीं गए थे, दुश्मनों को मारने गए थे, इसलिए रात का सहारा लिया। रात भर इस पहाड़ी पर चढ़ते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप बिना किसी मूवमेंट के पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। जितनी देर अभी आपसे वार्तालाप करते हो गया, इतनी देर अगर कमरे से बाहर खड़े हो जाएं, उस समय मई और जून का महीना जब वंदे भारत गर्मी से तप रहा था, तब वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर था। इतनी देर में चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता था। ये हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए इस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे, चढ़ते रहे और टपकते हुए चेहरे से खून की परवाह नहीं करी, बल्कि वो अपने कदमों में और जान डालते हुए आगे बढ़ते रहे। 2 रात और 1 दिन का सफर तय करने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे नजर आता है। 25 साल हो गए, सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे इस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। अचानक से दुश्मन ने फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर चढ़े तो सामने दुश्मन के बंकर, हम 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और उसने बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत देखा दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा हो।
टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, 150 और हम केवल 60, लेकिन बिना डरे, बिना रुके, दृढ़ता के साथ, साहस के साथ उनसे लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। मरना सुनिश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को विजय तिलक लगा करके भेजती हुई ये कहती है कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली नहीं खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के अपने सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, आपको पीठ पर एक भी निशान मिलने वाला नहीं है। और फौज के अंदर एक शब्द होता है एडवांस और दूसरा कोई शब्द नहीं होता है। और इतने तो समझदार थे हम भी और आप भी इतने समझदार होंगे कि आप ये तो जानते हैं कि धरती पर जो जीव पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना है उसे। लेकिन ऐसे कायर बुज़दिल डरपोक की तरह नहीं, क्योंकि हमारी माओ ने और इस भारत माँ ने हमें बुज़दिल, कायर और डरपोक पैदा नहीं किया। हमारी माओ ने और इस भारत माँ ने तो हमें सिंह और शेर पैदा किया है। तो मरेंगे भी तो शेरों की तरह लड़ करके, मार करके मरेंगे। इस सोच के साथ ऐसे तीन तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया था और लगातार गोलियों की बौछारें शुरू हो गई। 5 घंटे तक उनसे हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर ऐसी परिस्थिति, ऐसे दृश्य भी आए जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया नहीं। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन सब तक नहीं हुआ। ऐसे मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को गोली लगी क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती, फेफड़ों से खून की बुआएं छूटती हुई मेरे गोद में आकर कैसे लेट जाता है। हम दोनों साथी शहीद हो गए। एक साथी हमारी हेल्प के लिए आगे आया, तभी वहां पर एक बम गिर जाता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके दूर जाकर के गिरती है। इन आंखों से देख रहा था, उस मेरे साथी के धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी और वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर। और साथी आगे बढ़ा, एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके दूर जाकर के गिरते हैं। इस तरह से एक एक करके एक एक साथी मां भारती की गोद में सोता हुआ चला गया। उनकी तरफ से हम सब मर चुके। 15-20 पाकिस्तानियों की फौज वहां पर खड़ी थी कि कमांडर ने बोला, जरा इनको चेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में आकर के गोलियां मारने लगे, बॉडी ऐसे उछलने लगी। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा हुआ था, उसने फर्स्ट में यहाँ पर गोलियां मारी, मैं देख रहा था कि धुआं निकल रहा है। तो उसने पैर में गोली मारी तो पैर से भी धुआं निकल रहा। गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडी छत बिछत हो जाए। उनकी ठोकरें मारने लगे,
गालियां देने लगे और ये तांडव बहुत देर तक चलता रहा। इस तांडव को भी देखता रहा और सहता भी रहा। बहुत देर के बाद फिर उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठाओ और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। हमले वाली बात जब मैंने सुनी तब मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि अरदास करी कि मुझे सिर्फ इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक पहुंच करके उनकी जान को मैं बचा सकूं, उनको सूचना दे सकूं। और नौजवान साथियों, ये सत्य है, अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात में हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। और आज इसका प्रमाण भी मैं आपको देकर के जाऊंगा। वो दोबारा से गोलियां मारने लगे। जब वो बहुत नजदीक आया तब अपने मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और आज उसी कमिटमेंट, उसी विश्वास की बदौलत आपके सामने भी खड़ा हूं। महाभारत तो देखी है ना आपने, उसमें एक पात्र थे पिता में भीष्म। उन्होंने क्या किया जीवन में उन्होंने प्रतिज्ञाएं करी थी, अपने आप से कमिटमेंट किया था। और उन्हीं प्रतिज्ञा और कमिटमेंट की बदौलत उन्होंने अपनी इंद्रियां ही नहीं, अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। हमने देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है। अर्जुन ने इतने बाण उनके शरीर में मारे थे, रोम रोम बाणों से बिध गया था, लेकिन वो अर्जुन उसके प्राणों को नहीं हर पाया था। ये कमिटमेंट की पावर जो मैं शुरू से अभी तक आपको बताना चला। आप करके तो देखिए कमिटमेंट, अपने आप से कीजिए और किसी से करने की जरूरत नहीं है। अपने आप से कीजिए कमिटमेंट और उसी कमिटमेंट पर अड़े रहना सीखिए। आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उसी विश्वास से जिंदा हूं। वो दोबारा से उसने हाथ में पैर में गोली मारी, वो 2 कदम चला, रुक गया। मैं देख रहा था, जैसे वो रुका तब मुझे लगा कि शायद मैं जिंदा हूं, इसको पता चल गया। अभी सोच ही रहा था, तब तक तो वो वापस पीछे मुड़ा और मुड़ते ही उसने राइफल से सीने की तरफ करी। तब एक पल के लिए लगा युगेंद्र अब नहीं बचेगी, लेकिन कहते हैं जाके वापस सैया मार सके ना कोई। और इस देश को भारत मां बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है ताकि वो दुनिया को, देशवासियों को उसके बेटों की शौर्य और वीरता की गाथाओं को बता सके। बस शायद मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। जब उसने गोली चलाई तो सीने की तरफ चलाई, यहां पर पर्स रखा था क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद मां भारती ने 5 रुपए के सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई, सिक्कों पर जाकर के लगी और रिकोचिट हो गई। लेकिन उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे लगा, मुझे आभास हुआ, एहसास हुआ मैं मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान मेरा हथियार उठाने के लिए आया होगा। हथियार उठा करके जब वो जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना लगा कि मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ, हैंड ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया, उसका ये सर फटा और हमारे ऊपर आ गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। वो कंफ्यूज हो गए। वही तो मेरे पास एक मौका था। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी,
लेकिन इस हाथ की तो पूरी हड्डी निकल के बाहर था, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया और वहां से ऐसे फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानियों को कमर के अंदर मौत की घाट उतार दिया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से फायरिंग किया। तब उनको लगा कि यहाँ पर अकेला नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आई है, फौज की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है, और फिर वो वहां से भाग खड़े हुए। बेबस और लाचार तक चल नहीं सकता था, क्योंकि इस पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी, तो इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, बिल्कुल टूट चुका था, टूट करके लटक गया था। फिर उसको उठाया, कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, खिसकता, रेंगता, फायर करता हुआ 4-5 मीटर तक उनके पीछे जाता हूँ। तो 4-5 मीटर जाने के बाद दिखता है सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके टेंट लगे हुए, उनके वेपन की डिप्लॉयमेंट है, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। बहुत देर वहां पर मैं पड़ा रहा, फिर मन और मस्तिष्क के अंदर फिर पागलपन छाया। योगेंद्र, तुझे नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। हिम्मत टूटने लगी थी, फिर हिम्मत को बटोरा, धीरे धीरे खिसकता रेंगता उस साथी के पास पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा होगा। आकर के एक एक को देखने लगा, तो किसी का ये सर निकला हुआ बाहर था, तो किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को गोद में रख करके बहुत देर तक रोए, बहुत देर। चारों तरफ ऐसे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और ये 19 साल का लड़का, जिसकी सिर्फ 2 साल की सर्विस, जिसको ये भी पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहां जाना है, और बेबस और लाचारी में सिर्फ अपने साथियों को देख देख करके रोता रहा, बहुत देर तक रोया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। हिम्मत के साथ, साहस के साथ था, तो हिम्मत को बनाए रखा। रोते रोते, कभी रोए जीवन में, रोए जीवन में, रोने के बाद क्या एहसास होता है? बड़ा हल्कापन फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम क्या हैं? हम ये बॉडी या शरीर नहीं है, हम तो एक सोल, एक आत्मा है, जिसको ये शरीर उस दिन के लिए धरती पर काम करने के लिए दिया है। इसलिए गीता में कहा भी है ना, ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, लेकिन मैं क्या है? वो सोल है, वो आत्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, तो अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो मैं भी रोता रोता अपने आप से कनेक्ट हुआ, और जब अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया, और तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। इस पहाड़ी पर 500 मीटर पत्थरों में लुढ़कता हुआ नीचे आया, फिर अपने साथियों को तमाम ऊपर की इंफॉर्मेशन से अवगत कराया, तमाम घटनाक्रम को बताया, और उसके बाद मुझे भी बेहोशी हो गई। और उसी सूचना के आधार के ऊपर दोबारा से हमारी फौज ने इस पहाड़ी पर हमला किया, और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू-टर्न हो गया, सीज फायर हो गया, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहां से दिल्ली रेफर कर दिया, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया, और 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया, और अभी 3 साल पहले सेवा निवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्व से निवृत्त नहीं हुआ हूं। ये वो तमाम वेपन्स जो वहां से रिकवर किए गए, और इस लड़ाई के दौरान मेरी यूनिट के 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 30 जवानों ने शहादत दी। शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि कारगिल के दौरान कितने मां भारती के बेटे शहीद हुए। जानते हैं? नहीं। हम उनके
उनके बारे में नहीं जानते जिनकी बदौलत हम घरों में अपने आराम से चैन की नींद सोते हैं। हम उनके बारे में नहीं जानते हैं जिनकी बदौलत हम अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सोच पा रहे हैं। हम उनके बारे में नहीं सोचते। कारगिल के दौरान भारत के 545 बेटों ने अपने लहू की आखिरी बूंद और जीवन की आखिरी सांस को कुर्बान होने से पहले पाकिस्तान के 6500 सैनिकों को मौत से मारा। और जब कोई उपलब्धि प्राप्त होती है, सफलताएं मिलती है, तो अवार्ड और ऑनर से नवाजा जाता है। जैसे आज बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको नवाजा जाना है और जो नवाजे जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी यूनिट को बैटल ऑनर, करोल यूनिट, थिएटर और कारगिल के सम्मान से सम्मानित किया गया। 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 1 यूथ सेना मेडल, 16 सेना मेडल और इन तमाम अवार्डों से उसको अलंकृत किया गया। ये वो परमवीर चक्र मेडल है। इसमें 4 निशान हैं, 4 निशान बने हुए हैं। किस चीज के? ये त्रिशूल नहीं है, ये वज्र का निशान है और वज्र इंद्र का हथियार है। कैसे बना है? दधीची की हड्डियों से बना है। तो ये लड़ाई के दौरान उन सैनिकों को दिया जाता है जो शौर्य, वीरता, पराक्रम को दिखाते हुए दुश्मनों का खात्मा करते हैं। कि उन्हीं सैनिकों को दिया जाता है। और आपके यहाँ से नजदीक एक छतरपुर डिस्ट्रिक्ट भी है ना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। शांति काल के दौरान सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है अशोक चक्र। और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के 4 योद्धा थे वो, जिन्होंने 1967 में उनके गांव के में शायद डकैत आगे होंगे, उन डकैतों को मारा था। और वो 4 एक ही गांव के योद्धा अशोक चक्र विजेता हुए इसी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। ये 2nd नंबर का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र, ये 3rd नंबर का वीर चक्र। ये उस समय के हमारे कमांडिंग ऑफिसर जिनकी लीडरशिप में हमने वो युद्ध लड़ा था और जीता था। और ये सेना मेडल और मां भारती के वो बेटे जिन्होंने अपने लहू की बूंदों से इस राष्ट्र को सुगंधित किया है, इस राष्ट्र का मान बढ़ाया है। ऐसे वीरों को नमन और वंदन हम करते हैं। मैं आनंद से, डिप्टी आनंद से और तमाम एसडीआई लाइव के मित्रों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हुआ सिर्फ 2 लाइन कह रहा हूं कि हमने सुना है ना कि सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? कितना बेटा? 72 तो दिल की धड़कन है। हम 1 मिनट में 15 से 17 बार सांस लेते हैं। तब हमारी औसतन आयु 65 से 70 वर्ष है। और पूरी दुनिया कहती है भारत युवाओं का राष्ट्र है। सच में भारत युवाओं का राष्ट्र है। 65% भारत में युवा है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है, इस 65 में से 80% युवा को ये पता नहीं है सूरज कितने बजे निकलता है। ये नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये जो मोबाइल चला करके रील बना रहे हैं, ये रील कहाँ जाएंगे? अभी इंस्टाग्राम पे जाएंगे। इंस्टाग्राम पे जाएंगे रात को 2-2:30 बजे तक। ये रील की लाइक चेक करेंगे, लाइक आए कि नहीं आए। अगर रात को लाइक अच्छे नहीं आए तो रात को डिप्रेशन हो जाएगा। मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। क्या आप इन रील से, ये सोशल मीडिया से फेमस होना चाहते हैं? अरे ऐसे काम करो, ऐसे मुकाम हासिल करो कि कोई आपको सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि कोई गूगल पे सर्च करे, ऐसे हासिल करो। अभी कह रहा हूं कि आप अगर सुबह जल्दी उठोगे तो आपके अंदर एनर्जी होगी। रात को जल्दी सो जाओगे तो जल्दी उठ जाओगे। एनर्जी होगी और एनर्जी होगी तो आपका काम बहुत ज्यादा होगा और काम को करने की लगन भी जगेगी।
इसी लगन को जगाने के लिए, क्योंकि आप सुबह उठोगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे तो आप अपने काम को बहुत ऊंचे मुकाम तक ले जा सकते हो। इसलिए कह रहा हूं, ये सांसों के तराने, ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा स्वर्ण ध्वज लेकर। किसका? इस भारत के युवाओं का। इसीलिए दुष्यंत कुमार जी ने युवाओं के लिए 2 लाइन लिखी है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में लगे या तेरे सीने में लगे, ये आग लगनी चाहिए। तो हमारा स्वर्ण लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राणदाता भारती के पक्ष समर्पित है, हमारे लहू का कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सलूट करता हूं। बैठिएगा आप। हाँ बैठो। ट्यूशन का कोई मतलब है नहीं। हाँ साथियों, होगा मेरा लिए रहिए। बैठ बैठ। हाँ फिर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माँ भारती के वीर सपूत के हाथों से सम्मानित होना एक सौभाग्य की बात है, और ऐसे में आपको सम्मानित करने के लिए हम गौरवान्वित हैं। हम आमंत्रित करते हैं आर्यन सर को, कृपया मंच पर आए। हमारे आदरणीय आर्यन सर, जोरदार तालियां दोस्तों। आदरणीय डिप्टी आर्यन सर उनके साथ रहेंगे, और जिस कैटेगरी से आज के सम्मान की शुरुआत करनी है, जिस कैटेगरी से हम शुरुआत कर रहे हैं